नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सोनू सर की नई वाली वीडियो में। आइए हम लोग जानेंगे आज क्लास छठवीं की चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है भोजन के घटक। इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं अध्याय नंबर 1 के। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जा कर के देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पहले वाली वीडियो जो हमने डाला था उस चैप्टर का नाम था अध्याय 1। वहाँ पर था भोजन कहाँ से आता है, और इस चैप्टर का आपको नाम अभी मिलेगा भोजन के घटक। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। तो दोस्तों, हमने अध्याय 1 में जो पढ़ा था उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि जिन्हें हम खाते हैं उसके बारे में हम सूची बनाए थे वहाँ पर, और भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के व्यंजनों यानी खाद्यान्नों का भी सूची हमने बनाया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली एवं सब्जियां हो सकती है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन अलग अलग व्यंजनों में हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप 1 को देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप 1, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मुट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं सारणी 2.1। यहाँ पर पंजाब क्षेत्र में जो अन्न का व्यंजन जो होता है वह होता है मक्के की रोटी, और दाल या मांस का व्यंजन में होता है राजमा, और सब्जियाँ में सरसों का साग होता है, और अन्य व्यंजन जैसे दही, घी आदि होते हैं ये पंजाब की। और आंध्र प्रदेश की बात कर लिया जाए, आंध्र प्रदेश राज्य की, तो वहाँ पर जो होते हैं चावल होते हैं व्यंजन में, और दाल या मांस के व्यंजन में अरहर की दाल तथा रमस यानी चारू जिसको बोलते हैं रसम, और सब्जियों में कुंदरू की सब्जियां होती है, और अन्य व्यंजन में मुट्ठा, घी, अचार आदि होते हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा सारणी 2.1 में अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और इसे सारणी, तो अगर आप कुछ और भी व्यंजन के नाम जानते हैं तो इस सारणी में आप पूरा कर सकते हैं आगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः उन व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। इसमें से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार का भोजन हमें संभव हर जगह पर नहीं हो पाता है। इसीलिए जहाँ वहाँ पर जो भी हमें आहार मिलता है वहीं हम खा लेते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, हम आगे जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री के में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने एक बात जानी कि कच्ची सामग्री जो होती है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक यानी कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को ही हम पोषक कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर का मुख्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है।
इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से ये पोषक तत्व होते हैं? दोस्तों, यहाँ बात आ गई, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्व होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा में परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। तो दोस्तों, इन प्रेक्षणों को किस प्रकार किया जाता है उसे हम जानते हैं आगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्चे सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सारणी दी गई है 2.1। तो देख लेते हैं हम सारणी कहाँ पे है। 2.2 है ये। 2.1 सारणी कहाँ पे है, ये रहा। तो 2.1 सारणी में देखिए ये दोनों परीक्षण किस प्रकार कर रहे हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ चित्र में देख सकते हैं खाद्य पदार्थ को दर्शाया गया है। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है, तो ध्यान देंगे। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी हुई प्रखनली में कुछ बूंद टिक्चर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। यानी 100 मिलीलीटर जल में यदि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोलें तो हमें कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक विलयन मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि शर्करा जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह हमारा मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका मतलब आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ध्यान देते हैं मंड के लिए परीक्षण क्रियाकलाप 2। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थों का रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि यह नीला या काला रंग में बदल जाए तो इसमें मंड उपस्थित होता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में आप अंकित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सारणी 2.2 दिया गया है। यहाँ पर आप सभी परीक्षण को करके आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। आगे हम जांच करेंगे प्रोटीन की परीक्षण। तो देखेंगे दोस्तों कि प्रोटीन की परीक्षण किस प्रकार की जाती है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रखनली में डाल दें और 10 बूंदे जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट के विलयन तथा
10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन लीजिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली में रख दीजिए। आपने क्या देखा? इस प्रखनली का पदार्थ क्या होता है? ध्यान दीजिए, चित्र 2.2 में आप देख सकते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जा रहा है। आपने क्या देखा कि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है दोस्तों। बैंगनी रंग जो है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों। अब हम परीक्षण के किसी दूसरे खाद्य पदार्थों पर दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। दोस्तों अब हम जानेंगे कि वसा के लिए परीक्षण किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े को लपेटकर कूटिए। ध्यान रहे कागज फट न जाए, ऐसा मतलब खाद्य पदार्थ को इसको थोड़ा महीन करना है कागज में लपेटकर, और ध्यान रहे कि कागज फटे ना। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए क्या इस पर तेल या धब्बे हैं। अगर कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं तो क्या आपको इसमें धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है दोस्तों। तो आपको जानकारी मनोरंजन तो जरूर लगी होगी। इसमें हमने 3 प्रकार के खाद्य पदार्थों का परीक्षण जाना। पहला खाद्य पदार्थ का जो परीक्षण था हमारा किस चीज़ का था दोस्तों? तो पहला जो खाद्य पदार्थ का हमारा परीक्षण था वह मंड के लिए था, और दूसरा हमारा खाद्य पदार्थ का परीक्षण जाना हमने प्रोटीन के लिए, और हमने अभी अभी जो तीसरा जाना वह हमारा वसा के लिए है। तो हम जान चुके हैं कि किस प्रकार मंड की उपस्थिति को दर्शाया जाता है और किस प्रकार जांच किया जाता है प्रोटीन की। और सबसे आसान विधि तो हमारा है वसा का। यदि कहीं पर तेल लग जाए तो या कागज पर कहीं पर धब्बा आ जाए तेल का, तो समझ जाना है कि वहाँ पर क्या है, उसमें वसा है। तो दोस्तों इस प्रकार हम जान चुके हैं वसा की उपस्थिति। खाद्य पदार्थ में कभी न कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे से रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। तो आइए दोस्तों ध्यान देंगे आगे। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों में की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों यहाँ बात आ गई कि जो पोषक तत्व होते हैं खाद्य पदार्थों में वे हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं आगे। 2.2 में हम क्या देखेंगे कि पोषक तत्व 2.2 में हम देखेंगे पोषक तत्व, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वे हमारे शरीर को किस प्रकार फायदेमंद यानी फायदा पहुंचाते हैं वे देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा का समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों की स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें से कुछ को विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र 2.6 से ही 2.9 तक विभिन्न प्रकार के विटामिनों के बारे में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए हैं जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें है पका पपीता है, गाजर है। उसी प्रकार हम आगे इसके एक और चित्र है जिसमें हमें दिया गया है किस किस बारे में। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है चना, मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर आदि। आगे देखेंगे अगले चित्र में हमें क्या क्या चीज़ मिला है। तो यहाँ पर हमें मिला है क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वह दिख रहा है अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, ये सभी दिख रहे हैं। तो ये सभी चित्र हैं विटामिन सी के, यानी इन सभी में विटामिन सी पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यह जान लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ देखिए दोस्तों हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। हमारे शरीर में जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से हमारे शरीर में विटामिन डी की प्रक्रिया बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आगे इसमें जानते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हम समझेंगे आयोडीन के कुछ स्रोत। तो ये आपको फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं और ये आपको आयोडीन के स्रोत दिए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे शरीर की खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उपस्थित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप चित्र 2.10 देख सकते हैं। कहाँ पे है 2.10, ये रहा। तो यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के कुछ खनिज लवणों के बारे में दर्शाया गया है। तो कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, अंडा। उसी प्रकार लोहा के स्रोत हैं पालक हैं, सेब हैं, अंगूर हैं आदि। उसी प्रकार हमें फास्फोरस के कुछ स्रोत दिए गए हैं, दूध है, केला है, मिर्च है। उसी प्रकार हमें कुछ आयोडीन के भी स्रोत दिए गए हैं। तो आप ये चित्र 2.10 में आप सभी चित्र को देख सकते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्य रूप से पादप उत्पादों से होती है। तो दोस्तों हमारे जो खाने में जो रुक्षांश की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिसे हम आहारी रेशा भी कहते हैं, वह पादप से ही पूर्ति होती है, जिसमें हमें फल सब्जियां आदि आती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू,
ताजे फल एवं सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यक अवयव है और इस आयतन आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं दोस्तों। तो हमने रोचक बात यहाँ पर जाना। आगे, जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। समानतः हमारे शरीर को जितने भी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्रियाकलाप 3 देखते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में कोई किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो सक जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो दोस्तों आगे बात किया जाए संतुलित आहार की, जो कि इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारी शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो सकती है और ना आवश्यकता से कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ जाना कि आहार किसे कहते हैं और संतुलित आहार क्या होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक चार्ट बनाइए कि आप सप्ताह भर में क्या क्या चीज़ खाया और आप उसका निरीक्षण कीजिए कि क्या उसमें कौन कौन से भोजन उपलब्ध होते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वन भोजन, आटे की मिश्रण, इसके बाद केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। दोस्तों यहाँ पहेली की बात आ गई। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव हो जाता है कि उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं।
चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से पहले भोजन का स्वाद बढ़ता है। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने के कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि इस समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ों, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन को ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर को बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। अभावजन्य रोग। दोस्तों, अब बात किया जाए अभावजन्य रोग की, तो यहाँ पर हमने जाना कि वसा युक्त का जो अत्यधिक मात्रा अगर लेने से हमारे शरीर में कौन सा कारण बन जाता है, तो मोटापे का कारण बनता है। तो दोस्तों, वसा युक्त भोजन बिल्कुल अल्प मात्रा में ही खाना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अभावजन्य रोग पे। दोस्तों, यहाँ बात करेंगे अभावजन्य रोग की। तो अभावजन्य रोग क्या होता है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती है, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि यदि लंबी अवधि तक हमें पोषक तत्व नहीं मिल रहा है और उसके कारण जो हमारे शरीर को हानि होती है या जो रोग हमला करते हैं, इसी को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा बढ़ते हैं आगे। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि कायाबरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इसमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों की वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। तो दोस्तों, आगे हम एक और टॉपिक जान लेते हैं। विटामिन और उसके खनिज लवणों के अभाव के कारण कुछ होने वाले जो रोग हैं, विकार हैं, और उसके लक्षण को देखेंगे। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता रोग होती है। इसमें लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई बंद हो जाना। विटामिन B1 इसका जो रोग है बेरी
दुबला पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। तो दोस्तों पेशियां दुबला हो जाती है और काम करने में जो शरीर को ताकत चाहिए उसमें कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो ये अस्कर्वी होती है। इसमें लक्षण क्या है, तो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अत्यधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होती है दोस्तों, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियों यानी हड्डियों का। आगे आपको देखेंगे दोस्तों विटामिन डी तो हम देख लिए। कैल्शियम की कमी से जो होती है वह अस्थियां या दंत क्षय होता है। इसमें कमजोर अस्थियां या दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों हम लोग तो जानते ही हैं घेंगा, जिसे हम लोग ग्वाइटर भी अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें गर्दन के ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों के मानसिक विकलांगता आदि शामिल हैं। लोहे की कमी से अरक्तता नामक रोग होती है। इसमें मनुष्य को लक्षण एक ही है, जो कि बिल्कुल कमजोरी आ जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।